अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल। वीडियो में मैं बात करना चाहती हूं रफ़ाकत के फैमिली के हवाले से और रफ़ाकत साहब के साथ जो मेरी फ़ोन कॉल पर बात हुई है उस कॉल की डिटेल क्या है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रफ़ाकत साहब के घर पर मैं गई जिस दिन जनाज़ा हुआ उससे अगले दिन, तो रफ़ाकत साहब जो हैं उनको थाने में पुलिस ने अपने पास बिठा रखा था और उनसे ये कहा जा रहा था कि आपसे बयान लेने हैं। और इसी तरह से 3 से 4 घंटे मैं वेट करती रही लेकिन पुलिस ने उनको नहीं आने दिया। इसी हवाले से जब बच्ची से मेरी बात हुई थी और बच्ची से जब मैं मिली थी तो मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बेहोश हो के गिर रही है और हवास बाख्ता है। चूँकि छोटी उम्र है और अगर मैं अंदाजे के मुताबिक बताऊं तो तकरीबन उस बच्ची की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कोई 13 या 14 साल होगी। बच्ची की तबीयत के बारे में मैंने रफ़ाकत साहब से दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन चूँकि सदमा बहुत गहरा है, रिश्ते बहुत करीबी हैं, बहुत क्लोज़ हैं, माँ है, बहन है, तो जाहिर है इन रिश्तों को भुलाते भुलाते ज़िंदगी बीत जाती है। ये सदमा बहुत बड़ा है, बहुत बुरा सदमा हुआ उनकी फैमिली को और ख़ुसूसी बच्ची को। तो बच्ची की तबीयत जो है वो कुछ देर के लिए ठीक होती है, फिर बच्ची बेहोश हो जाती है और यही सारी सूरत हाल है। ना उसका खाना पीना है और ना वो सोती है, रात को भी पूरी रात बैठ के वो रोती रहती है। ये तो है बच्ची की सूरत हाल। रफ़ाकत साहब से जब मैंने उनकी सेहत के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने भी यही बताया कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है, मैं तो किसी से बात करने के काबिल नहीं हूँ। मेरे साथ जो हादसा पेश आया वो तो आया ही, लेकिन पुलिस से मुझे इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा था। एक तरफ तो मैंने अपने करीबी रिश्तेदारों को खो दिया, अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया, दूसरी तरफ जो मुझे उम्मीद एक थाने से थी उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो इस वजह से दिल जो है वो किरची किरची हो गया है। ज़िंदगी जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी नहीं है, अब हम जिंदा लाश हैं, कुछ इस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की। तो मुझे बहुत दुख हुआ, हौसला दिया उनको और दोबारा जल्द मिलने के लिए रिक्वेस्ट भी की है कि रफ़ाकत साहब कोई टाइम निकालें, हम आपसे मुलाकात करें, आपके साथ बैठें और गुफ्तगू शनीद करें। आपको क्या क्या दिलासे दिए गए हैं, किस तरह से दिए गए, आवाम जानना चाहती है। तो उन्होंने टाइम तो दिया है, देखिए अब उस टाइम पर अगर हमारी उनसे मुलाकात हो जाए तो मैं वो भी व्लॉग आप लोगों के सामने रखूँगी। इसके साथ साथ मैं बात करना चाहती हूँ सीएम साहब के हवाले से। आपको पता है कि कल मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया कि सीएम साहब जो हैं वो मुलाकात करके आए हैं, रफ़ाकत साहब के घर पर गए हैं। इस मुलाकात में उन्होंने कहा है कि आपको हम इंसाफ दिलाएंगे, ये जो हुआ ये गलत हुआ, ये महज एक हादसा नहीं है बल्कि ये कत्ल हुआ है। इस लड़के ने आप लोगों को टॉर्चर किया है, हूटिंग की है, बच्चियों को, लड़कियों को हिरासा किया है, ये गलत हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज भी इस हवाले से आ चुकी है कि जिस तरह से वो उनको ब्लैकमेल, पहले भी टॉर्चर कर रहा है, गाड़ी को बैक कर रहा है, गाड़ी को हिट कर रहा है, फिर दूसरी तरफ से आ गया स्पीडी होकर और ये सारा का सारा हादसा पेश आया। तो सीएम साहब ने बड़े दिलासे दिए हैं इस हवाले से। और इसके साथ साथ आपको कुछ मैं डिटेल के साथ ये भी बता दूं कि इस केस में जो पुलिस ऑफिसर हैं, मैं पहले दिन से मेरा पहला व्लॉग ओपन करें और उस व्लॉग में मैंने बड़ी तफसील के साथ ये बताया है कि जनाब 322 इसमें लगी है, बाकी दफात भी लगी हैं, 302 क्यों नहीं लगी इसमें, दहशतगर्दी की दिफात इसमें क्यों नहीं लगी। तो फिर वो मुतालिबा मेरा पहले दिन से चल रहा है जो कि कंप्लीट भी हो गया है। अब इस FIR में 302 भी लगा दी गई है, दहशतगर्दी की दिफात यानी 780A को भी इसमें शामिल कर दिया गया है कि ये एक दहशतगर्दी है। हिरासा करना, सड़क के ऊपर आप किसी को हिरासा कर रहे हैं तो ये गलत बात है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसी को डराना, धमकाना और उसको हिरासा करना, फिर गाड़ी के ज़रिए से उसका एक्सीडेंट करना और इस हद तक एक्सीडेंट करना कि वो उनकी तो डेथ ही हो गई है मौके पर ही और ख़ुद जो है वो हजूर बिल्कुल ठीक है, जनाबे वाला बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो चेयर पे बैठ के बयान दे रहे हैं। और उस चेयर पे बैठ के मुझे नहीं समझ आता कि हम मुल्जिम से जब बात करते हैं तो मुल्जिम को खड़ा किया जाता है, उसको हथकड़ी लगाई जाती है, उसका सारा सिलसिला आप लोग मेरे प्रोग्राम्स में देखते हैं। लेकिन यहाँ मुल्जिम को बड़ी बाइज्जत अंदाज में कुर्सी पर बिठाया है और पूछा गया, हाँ जी बेटा आप बता दो क्या हुआ, हाँ जी बेटा आप बता दो क्या हुआ, जी बेटा कितनी स्पीड चला रहे थे आप। क्या सारे मुल्जिमों को आप बेटा कहते हैं या फिर आप पावर देख के उसके मुताबिक बात करते हैं कि किस मुल्जिम से किस तरह बात करनी है, किसका पीछा कितना तगड़ा है, कितनी पावर में है।
इसके साथ साथ अब कुछ मैं बात करना चाहती हूँ कमांडेंट पुलिस आईजी साहब, इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर साहब की बात करते हैं। हर दिल अजीज शख्सियत, बहुत अच्छी गुफ्तो शनीद करने के माहिर हैं हमारे आईजी साहब। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने ऑफिसर्स को इस तरह से बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हुए सुनते हैं। लेकिन बहुत दुख भी होता है साथ साथ ऐसा देखते हुए कि जब भी किसी किस्म की कोई गुफ्तगू हो रही होती है, किसी किस्म की कोई मीटिंग होती है, कोई सर्टिफिकेट्स बांटने होते हैं, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर का ओहदा देना होता है, एएसआई से सब इंस्पेक्टर का ओहदा देना होता है, तो अनगिनत कैमरामैन्स भी मौजूद होते हैं। लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है कमरे की, कि लाइट सही आनी चाहिए, फेसेस भी बड़े अच्छे नज़र आ रहे होते हैं और आईजी साहब ब्रीफिंग भी बहुत अच्छी दे रहे होते हैं कि जनाब हमने जो है ये तरक्की पा ली है, इस अफसर ने बैजेस पिन हो रहे होते हैं, ऑफिसर्स खड़े होते हैं। शाही जट को भी बुलाया, शाही जट को जीरो से लेके एंड तक, इलाज तक उनके साथ जो मीडिया का पार्ट था वो चलता रहा, उनकी फैमिली को बुलाया, उनसे बात की। इस केस में छोटा सा शिकवा करना चाहती हूँ मैं अपने व्लॉग के ज़रिए से, और ये तकलीफ़ हुई है, दर्द दिल रखते हुए ये शिकवा कर रही हूँ मैं आपसे। डॉक्टर साहब के आप रैंक्स लगाते हैं, प्रमोशंस करते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, अपने पेज पर जाएं तो आपके पेज पर हमें डेली की 2 से 3 वीडियोस और कम से कम 1 वीडियो तो लाजमी नज़र आती है। लेकिन आईजी साहब आपने 2 लोगों को सस्पेंड किया है इस केस में नाकिस तफ्तीश पर, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनको और आईओ को किया है। अच्छा ये बताइए कि इन दोनों के नाम, इन दोनों को अपने दफ्तर में आपने क्यों नहीं बुलाया? इन दोनों को आपने क्यों नहीं सवाल किया कि भाई 6 बंदे मर गए, तुम क्या कर रहे हो थाने में बैठ के? अगर तुमने सही तरीके से तफ्तीश भी नहीं करनी है तो फिर तुमने क्या करना है? थाने में बैठने का मकसद क्या है? वर्दी पहनने का मकसद क्या है? और फिर अगर इन्होंने ये काम कर ही दिया था तो कम से कम आईजी साहब ही इन दोनों को बुलाते अपने ऑफिस में और आवाम के सामने रखते और एक एग्जाम्पल पेश करते कि हाँ जी इन्होंने नाइंसाफ़ी की है, इन्होंने वर्दी के साथ गद्दारी की है, तो चलो जी मैंने इनको सजा भी दी है, सस्पेंड कर दिया, मैं इनको पूछ भी रहा हूँ और मैं शफाफियत के साथ चलता हूँ। जहाँ पर गलत काम आ जाए उसको ढांप लिया जाता है, जहाँ पर अच्छा काम आ जाए उसको ओपन कर दिया जाता है। तो आप रैंक्स लगाएं, प्रमोशंस करें, सारा कुछ करें, लेकिन जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको भी आवाम के सामने रखें, उनको पर्दे में क्यों रखते हैं? आपसे मेरा ये गिला है, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आप इन लोगों को भी अपने दफ्तर में बुलाएं, आवाम के सामने इनको भी डांटे ना, पता लगे कि आपने इंसाफ किया है। थैंक यू।